सो हाय एवरीवन, देवेंद्र सिंह हेयर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आप लोगों का इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर हो गया और आई होप आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें 60 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, वो भी हमारे नोट्स से। जो हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड किए थे और लॉन्ग क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड की थी, उसी से 60 प्लस के आ गए क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से। और इसका प्रूफ भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा, वहां के स्टूडेंट से एक बार पूछ लीजिएगा, या तो आप मतलब प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है। ओके, तो ये सबसे टाइम वेस्ट करने के बजाय तो चलिए आते हैं। अब आज हमने यहाँ डिस्कस किया है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स। इसके बाद में हम आपको वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, हर एक यूनिट से 2-2, उनके आंसर भी हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं 2 मार्क्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट यूनिट आती है हमारी डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये कहता है कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विद एग्जांपल इनको डिफाइन करो। इसमें एकदम इजी है, तो ये आप लास्ट मिनट पे एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ सर्किट। ओके, ये डिलीवर करते हैं पावर कंटिन्यूअसली। एग्जांपल के लिए बैटरी, जनरेटर एंड वोल्टेज सोर्स। और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लाइक रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन सेकंड। ये है डिफाइन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, ये मेंटेन रखता है कांस्टेंट वोल्टेज। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। आइडियल करंट source supplies constant current. Okay, its internal resistance is infinite, sorry. Okay, and both are theoretical models. Okay, ये मतलब ये क्या है? ये मतलब theoretical models हैं। ओके, इनके डिटेल्ड में हमने आंसर्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप यहाँ से एक बार और अच्छे से रीड कर सकते हैं पैराग्राफ फॉर्म पे। और मैंने पॉइंट्स में इसलिए रखे थे ताकि आपको इजीली समझते जाएं और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड क्वेश्चन थर्ड है यूनिट फर्स्ट का, स्टेट किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। ओके, तो केसीएल क्या होता है? केसीएल होता है सम ऑफ करंट्स एट नोड इज 0। ओके, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये किस पर होता है? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। केवीएल क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ये किस पर बेस्ड होता है? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये यूज किए जाते हैं यूज्ड फॉर सर्किट एनालिसिस के लिए। हाँ, और अगर केवीएल केसीएल है तो ये आप अगर मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो बाद में आपका काफी अच्छा खासा ही मतलब यूज आएगा, जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में भी। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ये है व्हाट इज लिनियरिटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ओके, तो लिनियरिटी क्या है? तो इसको आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन आते हैं यूनिट सेकंड। ये है एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि डिफाइन आरएमएस वैल्यू एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ओके, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है और उसका फार्मूला लिखना है। तो आरएमएस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ओके, एंड प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट एज डीसी। तो ये है कि ऐसा ही सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लाइक डायरेक्ट करंट। और ये आरएमएस क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ओके, अल्टरनेट करंट का इफेक्टिव वैल्यू यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकल एसी कैलकुलेशन। फॉर साइन वेव के लिए ये होता है आई आरएमएस इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। ओके, एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर और वोल्ट्स में। देन आते हैं हम क्वेश्चन 6, जो हमारा यूनिट सेकंड से है। ये डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इंडिकेट्स शेप ऑफ वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म का शेप इंडिकेट करता है। पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मेजर क्या करता है? पीक स्ट्रेस ऑन इंसुलेशन यूज्ड इन एसी वेव फॉर्म कंपैरिजन। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन 7। और हाँ, जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं ना, उनसे भी पूछ लेना 2 मार्क्स के क्वेश्चन। हमारे ये 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्टली आ गए थे, पूरे के पूरे 7 में से 6। एक सिर्फ न्यूमेरिकल वाला था, वो हमने लॉन्ग वीडियो में कवर किया था। तो हाँ, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ लेना। 100% नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे 7 के 7 मार्क्स मतलब 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, पर हाँ 4 से 5 तो आएंगे ही आएंगे। ओके, अगर आपका अच्छा लग रहा तो 7 के 7 भी आ सकते। देन आते हैं 7th। ये व्हाई इज एवरेज पावर इन अ प्योर कंडक्टिव सर्किट इज 0। सर्किट 0। देन करंट लैग्स
voltage by 90 degree, power alternates between source and inductor, energy stored and returned, positive and negative power कैंसिल हो जाएंगे, एवरेज पावर इक्वल्स 0। इसका डिटेल्ड में हमने नीचे अभी अपलोड कर रखे हैं, इसी में है, तो वहां से एक बार आप पढ़ लीजिए। ओके, इसलिए है कि की पॉइंट्स हैं ताकि आप भूल ले नहीं, और इसको डिटेल्ड में लिखिएगा, सिर्फ यही इजी ऐसे ही, मतलब एक एक लाइन नहीं लिखिएगा, छोटे छोटे एकदम डिटेल्ड में मतलब लिखिएगा, ठीक। ओके, तो व्हाई इज एसी रिप्रेजेंटेड बाय साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक। एसी ये सी कह रहा है कि ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये इजीली जनरेटेड बाय अल्टरनेटर्स, cause minimum power loss, stable and smooth waveform, maintain shapes after calculus operation, suitable for transmission system। यहाँ पे है यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड है हमारी ये ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन 9 है, व्हाई ट्रांसफॉर्मर इज नॉट यूज्ड ऑन डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई पर ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं यूज किए जाते। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन चेंजिंग फ्लक्स, ये मतलब ट्रांसफार्मर कम वर्क करता है जब चेंजिंग फ्लक्स होता है। डीसी प्रोड्यूसेस कांस्टेंट फ्लक्स, क्योंकि डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट फ्लक्स होता है, और ये कब वर्क करता है जब चेंजिंग फ्लक्स हो। इससे क्या होगा, इससे नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। ओके, तो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग में भी आएगा, अभी हम नीचे आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक। इससे क्या होता है, रिजल्ट इन हैवी करंट, कॉज कोर ओवरहीटिंग। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन 10, ये है लिस्ट डिफरेंट लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो एक इसका लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस इन आयरन कोर, एक होता है एडी करंट लॉस, एक होता है कॉपर लॉस इन वाइंडिंग, एक होता है स्ट्रे लॉस, आर स्मॉल होते हैं लॉसेस रिड्यूस इफिशियंसी, और यही लॉसेस हैं जो कि इफिशियंसी को रिड्यूस कर देते हैं किसके, ट्रांसफार्मर। देन आते हैं क्वेश्चन 11, ये है डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये कहता है डिफाइन करो वोल्टेज रेगुलेशन किसका, ट्रांसफार्मर का। तो ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज अकर्स फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। देन है प्राइमरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ओके, इंडिकेट्स वोल्टेज स्टेबिलिटी। देन है क्वेश्चन 12, हाँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कह रहा है राइट कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो कह रहा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर के लिए आप कंडीशन लिखिए। तो इसमें क्या है, इसमें है कि कॉपर लॉस इक्वल्स आयरन लॉस। ओके, जितना कॉपर लॉस होगा उतने मतलब आयरन लॉस होना चाहिए। ऑफकोर्स एट स्पेसिफिक लोड इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर, डिपेंडेंस ऑन डिजाइन लॉसेस, इंप्रूव ऑपरेटिंग इफिशियंसी। देन आते हैं यूनिट 4, तो यूनिट 4 में हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में एक क्वेश्चन है, डिफाइन स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ओके, इंडक्शन मोटर की स्लिप हमें डिफाइन करना है। तो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, इसी को बोलते हैं हम क्या, स्लिप, किसकी, इंडक्शन मोटर की। इंडिकेटिव रिलेटिव स्पीड होती है, ये एक्सप्रेस की जाती है किसका, एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज के फॉर्म पे। इसमें एस इक्वल होता है ये। ओके, इस फॉर्मूले का आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और स्लिप क्या होता है, 0 एट सिंक्रोनस स्पीड। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये है कि व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज नेवर स्टार्टेड ऑन नो लोड। कहता है डीसी सीरीज मोटर क्यों नहीं स्टार्ट होता है नो लोड में, ठीक। तो है कि आर्मेचर करंट्स बिकम वेरी स्मॉल, मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूसेस, स्पीड इंक्रीजेस डेंजरसली, रिस्क ऑफ मैकेनिकल डैमेज मोटर में। क्वेश्चन 15 ये है व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड। ये क्यों कहलाती है सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड। ओके, स्टेटर is supplied with AC, rotor is supplied with DC, two independent excitation, produces constant speed, improve power factor। then आते हैं क्वेश्चन 16, ये है what is EMF in DC generator। DC generator में EMF क्या होता है, तो voltage induced in armature conductor caused by rotation in magnetic field, depends on speed and flux, follows EMF equation, supplies electrical power। okay, then आते हैं यूनिट 5, तो इसमें है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ओके, इसमें आता है व्हाट इज SFU, ये लास्ट ईयर आया हुआ है। स्विच फ्यूज यूनिट क्या होता है, ये बनता है कंबाइंड स्विच एंड फ्यूज, प्रोवाइड्स आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट्स, ये शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है, और ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करता है, और ये यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स। ओके, देन आते हैं 18, तो 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। ओके, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में डिफरेंस। तो अर्थिंग क्या होता है, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं इक्विपमेंट बॉडी टू अर्थ। ओके, जब हम अर्थिंग बनाते हैं तो इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये किससे प्रिवेंट करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। और ग्राउंडिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग में कनेक्ट्स न्यूट्रल टू अर्थ। ओके, इसमें क्या, इसमें
हम न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी, बोथ इंप्रूव सेफ्टी, और ये दोनों सेफ्टी इंप्रूवमेंट की होते हैं। इसका हम डिटेल्ड में अभी इसी पीडीएफ में नीचे आपको मिल जाएंगे, वहां से एक बार और आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि राइट एनी टू बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बैटरी की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो कैपेसिटी मेजर्ड इन एम्पियर आवर। तो जो बैटरी है, तो बैटरी की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है? एम्पियर आवर्स। Efficiency of battery operation, internal resistance value, backup time, charging and discharging rate। ओके, चार्ज भी हो जाती है, डिस्चार्ज भी हो जाती है, बैकअप रहता है इन पे, इनके इंटरनल रेसिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये है लिस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ओके, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताओ। ओके, तो ये कहता है लूज वायरिंग कनेक्शन। तो वायरिंग कनेक्शन में लूज हो सकते हैं, ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट्स, इम्प्रॉपर अर्थिंग, पुअर इंसुलेशन, फॉल्टी वायरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, एक और है जिसके आने के चांसेस ही हैं, ये है डिफाइन यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। इसको पढ़ लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। यूनिलेटरल वो होते हैं जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, लाइक डायोड। तो डायोड किधर साइड लगा हुआ है, ये डायरेक्शन डिपेंड करेगा। और बायलेटरल होते हैं जो एक्ट करते हैं सेम इन बोथ डायरेक्शन। मतलब रेसिस्टर अगर चाहे आप इधर से लगा दो ऐसे, लेकिन डायोड में रहता है अगर ऐसा ही कुछ, हाँ, कैपेसिटर वगैरह में। ठीक, तो इन पे कुछ रहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो वो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक, देन उन्हीं का डिटेल्ड में हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है। ठीक है, कि डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विद एग्जांपल। तो इसका यहाँ है। देन आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आप इसको एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो हमने आपको हर यूनिट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपके एक तो आ जाने चाहिए हर एक यूनिट से, और अगर एक एक भी आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 7 into 35, 7 into 5, मतलब हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपके इसमें से 5 आ गए तो आपके 35 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, और ऊपर आपके जो 14 मार्क्स के बताए हैं उसमें से अगर आपके 10 मार्क्स भी बन गए तो 45 मार्क्स तो आपके इजिली आज ही बन जाएंगे। मतलब आप एक रात पढ़कर भी इतने मार्क्स ला सकते हैं। तो 45 मार्क्स आप एक रात पढ़कर ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये। और अगर आपके यहाँ से और भी बन गए कि मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से बन गए और सेक्शन सी में है तो 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 4 बन गए, तो सोचिए आपके कितने बन गए? आपके 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 बन गए तो आपके 49 मार्क्स यहाँ से आ गए, और ऊपर आपके 10 आ गए तो जाके 60 प्लस बन जाएंगे। ठीक, तो 60 मार्क्स भी आपके बन सकते हैं अगर अच्छे खासे आ गए इधर से। ठीक, ओके। तो चलिए बात करते हैं। अब ये तो फिर कल देखेंगे कितने का आता है, लेकिन हाँ, पास तो आप हो जाएंगे आज की रात ही पढ़ करके। इतने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, मतलब 2 मार्क्स के पूरे अच्छे से कवर कर लीजिए, और ये दो टॉपिक अच्छे से। ठीक है, तो यार यूनिट फर्स्ट से अगर आप नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो भाई आपका एक क्वेश्चन तो हर हाल में बन जाएगा, चाहे वो सेक्शन बी में आए या सेक्शन सी में आए। ठीक, तो यार ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। ठीक, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, मतलब नोडल और नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस। ठीक, देन आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है सिंगल फेस एसी सर्किट्स। इसमें एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट एंड ड्राइव। ओके, देन सेकेंड आता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर ऑफ आरएल एंड सी एलिमेंट कनेक्टेड टू सिंगल फेस एसी सप्लाई। ओके, यूनिट 2 में एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ठीक, देन आते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स में एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करने को और इसके ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को, ये वाला क्वेश्चन एक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और एक है हमारा डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड एक्सप्लेन मेथड्स टू मिनिमाइज देम। ओके, तो मतलब ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस और उसके मेथड्स, इससे हम मतलब ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस को कम कर सकते हैं। देन यूनिट 4 में जो किया है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसमें आपको एक ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी मशीन। ओके, तो डीसी मशीन एंड डीसी मोटर की टॉर्क इक्वेशन। ठीक, क्या ये टॉर्क इक्वेशन, इसका डेरिवेशन, इसका क्या, इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन। देन है मतलब ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैंने एक पेज की नोट्स भेजी हुई थी ऑलरेडी ग्रुप में, और हाँ, इसका मैंने अभी जैसे कहा था तो हम ट्राई करते हैं थोड़ी देर में
ये जितने हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 10 मतलब क्वेश्चंस, हर एक यूनिट से 2-2, तो उनके हैंड रिटन नोट्स आपकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल में अभी प्रोवाइड करने का करते हैं ट्राई। ओके, हाँ, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक अपलोड हो चुकी होगी। देन हम आते हैं यूनिट 5th। तो यूनिट 5th है हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल विद नीड डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ठीक है, इसको कर लीजिए, इसको। और एक ये भी थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमसीबी ईएलसीबी विद नीड सर्किट डायग्राम। ओके, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे, और अच्छे मार्क्स से भी। देखिए, अभी तक की इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करें, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अच्छे से करके गए हैं ना, उन्होंने भी 60+ मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अगर आप 60+ मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएंगे, क्योंकि भाई एकेटीयू है, इसमें कॉपी बहुत थोड़ा मतलब ऐसे चेक हो जाती है कि अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, और हाँ, जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं तो यार ये टॉपिक एकदम अच्छे से करके जाना। ये नहीं कि आप 2 टॉपिक में एक ही करके गए कि वर्स्ट केस हो गया तो ये वाले टॉपिक, ये वाले क्वेश्चन आपके उसमें आए ही नहीं, क्योंकि यार ये एकेटीयू है, मतलब अनप्रेडिक्टेड आता है। चाहता तो मैं तुम्हें एक टॉपिक भी बता देता, लेकिन वर्स्ट केस देखकर भी चलना चाहिए कि हम हर एक यूनिट से एटलीस्ट 2-2 टॉपिक तो अच्छे से कवर ही कर लें। टाइम है, कर सकते हो। ठीक, क्योंकि भाई अगर मतलब अनप्रेडिक्टेड पेपर आ गया तो फिर पास होने के भी लाले पड़ सकते हैं, इसलिए 2-2 ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर लोगे तो पास तो आराम से हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बाय बाय तो बाद में, आने वाले टाइम में जो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं लाइक पीपीएस वगैरह और भी जो मैकेनिकल वगैरह है जिन लोगों का, ठीक है, और इकोलॉजी वगैरह, सॉफ्ट स्किल वगैरह, उसके भी हम लोग 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की 1 शॉट लाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। ओके, और अपने बैचमेट्स को भी जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आखिरी रात में पढ़कर इस लास्ट नाइट में अच्छे मार्क्स एकेटीयू के सेमेस्टर एग्जाम में ले आए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।